तो बच्चों, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है। तो दो चर सब आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बराबर नहीं है जीरो के और बी बराबर नहीं है जीरो के। ये दोनों ही जीरो नहीं हो सकते हैं। और ए बी सी क्या है? अचर वास्तविक संख्या है। माने ए की जगह में 1 2 3 4, ऐसे ही बी की जगह में कुछ भी हो सकता है, सी की जगह में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एक्स की घात भी एक है और वाई की घात भी एक है। चर राशि की घात एक है, इसलिए इसको रैखिक कहते हैं। ये आपको क्लियर है। अब जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, वो उसका जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा आती है ना? सीधी रेखा, सरल रेखा से उसको व्यक्त किया जाता है। इसका ग्राफ अगर हम खींचें तो एक हमेशा सीधी रेखा आती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, चूंकि एक सीधी एक सरल रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असंख्य हल होते हैं। हल का मतलब चर राशि के मान, एक्स और वाई के कितने मान होंगे। तो एक्स और वाई के मान यहाँ असंख्य हो सकते हैं अगर हम इसका एक ग्राफ खींचें। और एक सीधी रेखा आएगी और उस सीधी रेखा में हमेशा असंख्य बिंदु होते हैं। तो इसका मतलब इस चर राशि की इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के असंख्य हल होंगे। अब आते हैं हम जो पार्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने जोड़ा। अब इसी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम युग्म के रूप में लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को हम जोड़े के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चरों x और y में हैं, तो इन समीकरणों को दो चरों का समीकरण युग्म कहते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। मान लिया जाए दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप इस तरह से होता है। ये व्यापक रूप है। देखो हमने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, हमने जोड़े के रूप में लिखना है इसको। तो हम ए की जगह में a1x प्लस बी की जगह में b1y प्लस सी की जगह में c1 इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे। और दूसरा समीकरण बना देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से ये समीकरण युग्म बन गए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ a1, b1 और c1 वास्तविक संख्याएं हैं। a1 और b1 जीरो नहीं हो सकते हैं। ये a1, b1, c1 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। या a1 और b1 को हम ये कह सकते हैं कि वो जीरो नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ a2, b2 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप रैखिक समीकरण युग्मों के संगत और असंगत हल क्या होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं। वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल होता है, वह रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा। अब जोड़े के रूप में हम बात करेंगे समीकरण के, तो वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है, रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। और इसी तरह से वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है,
रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। जैसे रैखिक समीकरण ये लिखे हुए हैं हमने, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 वास्तविक संख्याएं हैं, a1 नहीं है 0 के बराबर और b1 भी नहीं है 0 के बराबर। और दूसरे समीकरण में भी a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं, a2 बराबर नहीं है 0 के और b2 बराबर नहीं है 0 के। तो अब इसमें कंडीशन आती हैं बच्चों। कंडीशन, पहली कंडीशन है कि यदि a1, ये देख लीजिए, यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये देखो a1 क्या है, x का गुणांक, b1 क्या है, a2 क्या है, x का गुणांक दूसरे से। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो समीकरण युग्म संगत होता है और उसका एक और केवल एक अद्वितीय हल होता है। केवल एक हल होता है, एक के अलावा दूसरा हल नहीं होता है। दूसरा, यदि a1 अपॉन b1 ना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो तब भी समीकरण युग्म संगत होता है, अर्थात उसका हल होता है। और उसके कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात असंख्य हल होते हैं। नंबर थर्ड, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो समीकरण युग्म असंगत होता है, अर्थात उसका कोई हल नहीं होता है। उसका कोई सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं होता है। और अगर हम इन कंडीशंस का ग्राफ प्लॉट करें कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से काटती हैं, और काटती हैं तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है देखो दोनों रेखाओं में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु जो है इस समीकरण युग्म का हल होगा। इस समीकरण युग्म का एक हल होगा, एक ही बिंदु पर काट रहा है। दूसरी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दोनों समीकरणों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी इस तरह से, अर्थात वे रेखाएं संपाती हो जाएंगी, अर्थात इन संपाती रेखाओं के असंख्य हल हो जाएंगे। और नंबर थर्ड, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये असंगत हल होगा। तो समीकरण युग्म का जो ग्राफ आएगा ऐसे समांतर रेखाएं आएंगी, दो समांतर रेखाएं आएंगी, तो कोई भी बिंदु इनमें उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। अब रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ, पहली विधि है आपके पास ग्राफीय विधि, जिसको आलेख विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि है विलोपन विधि, और चौथी विधि है वज्रगुणन विधि। तो मैं आपके पास यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बता रहा हूँ। तो यह है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लो। चाहे समीकरण x से आप x का मान निकालेंगे तो ये y इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा, या समीकरण 1 से आप y का मान निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू 14 माइनस x हो जाएगा। तो इस समीकरण 1 से x और y, x या y का मान निकाल के उसको समीकरण 2 में रख दो। मतलब एक समीकरण से हमने x या y का मान निकालना है, उसको दूसरे समीकरण में रखना है।
तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है समीकरण 1 x + y = 14 से x का मान निकाला यहाँ से x बराबर ये धन y बराबर की इधर आ गया तो 14 ऋण y हो गया। इस 14 ऋण y को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखा x की जगह में हमने 14 ऋण y रखा, ऋण y बराबर 4। तो ऋण y कितना हो गया ऋण 2y, तो 14 ऋण 2y बराबर 4। तो ऋण 2y बराबर इस धन 14 को बराबर से इधर ले आएंगे तो 4 ऋण 14, तो ऋण 2y बराबर ऋण 10। 4 ऋण 14 कितना हो गया ऋण 10। तो y बराबर देखो ऋण ऋण तो कट गया दोनों तरफ से, ये ऋण ऋण कैंसिल हो गया, तो 2y बराबर कितना रह गया यहाँ पर 10। दिस इम्प्लाइज ये भी लिख सकते हैं हम 2y बराबर 10। तो यहाँ से y का मान निकालना है, y बराबर 10/2, 10/2 बराबर 5, तो y का मान 5 आ गया। अब y बराबर 5 को हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, कहीं भी रख लो आप, समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख लो। तो माना हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर x धन y की जगह में 5 रखा, x धन 5 बराबर 14, तो x बराबर 5 इधर गया, 14 ऋण 5, तो x बराबर कितना हो गया 14 ऋण 5 कितना हो गया 9। तो समीकरण युग्म के हल क्या आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। ये समीकरण युग्म के हल, इन दोनों समीकरणों के हल हो गए। समीकरण को हल करने का मतलब है कि वहाँ जो चर राशियाँ हैं उन चर राशियों के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो ये दोनों समीकरण x और y में हैं, तो इसका मतलब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि है। इसके 1-2 सवाल और लगाना आप लोग, आपको कितना अभ्यास हुआ ये देखते हैं।